बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8, अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग। बेसिकली ये हमारी बुक का एक ही चैप्टर है जिसके अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि अगर हम लोग एक मैन्युफैक्चरर हैं तो एक मैन्युफैक्चरर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस तरह से प्रिपेयर करता है। इस चैप्टर के अलावा बाकी जितने भी हम लोग अकाउंटिंग कर रहे होते हैं वो एक ट्रेडर के तौर पे कर रहे होते हैं कि हम लोग एक ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं। अगर हम लोग ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे होते हैं ना, तो भाई हम बनी बनाई चीजें ही लेते हैं और आगे उनको सेल कर देते हैं। लेकिन जहां पर क्या है कि हम लोगों ने बनी बनाई चीजें नहीं लेती, हम लोगों ने फाइनल प्रोडक्ट्स को परचेज नहीं करना, हम लोगों ने रॉ मटेरियल परचेज करना है। फिर हमने उसके ऊपर अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स पुट करनी है और हमने उस रॉ मटेरियल के यूजेज को और उसकी शेप को चेंज कर लेना है, मॉडिफिकेशंस लेकर आ जानी है, हमने उसको फाइनल प्रोडक्ट की शेप में कन्वर्ट करना है, तब जाके हम उसको सेल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सारा फोकस इस बात पर है कि हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए अकाउंटिंग कैसे करनी है। इसके लिए बेसिकली जो हम लोग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एज सच कोई फर्क नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा स्लाइटली सा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस ये बात इस बात का है कि अगर हम लोग ट्रेडर हैं तो हमारे पास एक किस्म की क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है और वो होती है हमारी फिनिश्ड गुड्स, जो आप लोग क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। इसलिए आपको बताया नहीं जाता, आपको जस्ट ये कहा जाता है क्लोजिंग स्टॉक, राइट। लेकिन जब आप मैन्युफैक्चरर है ना, तो आपके पास तीन किस्म की इन्वेंट्रीज होती हैं। एक, आपके पास आपका रॉ मटेरियल जो आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया। अब ये जरूरी नहीं कि आपने उस सारे को यूटिलाइज कर दिया फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए। ऐसा हो सकता है कि आपका ईयर एंड हुआ और अभी कुछ रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं हुआ, अनयूज्ड कंडीशन में रखा हुआ है, वो आपकी इन्वेंट्री है। ऐसा रॉ मटेरियल जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में से नहीं गुजरा, जिसने अगले साल यूज होना है और फाइनल प्रोडक्ट्स बनवानी है, तो इस साल के लिए वो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है। अब जब आप अपने करंट एसेट में जाके स्टॉक लिखने लगेंगे तो आप अपना रॉ मटेरियल भी लिखेंगे। साथ में आप जो चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसको बनाने में एक टाइम रिक्वायर्ड है, हो सकता है उसको बनाने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। एक प्रोडक्ट को तैयार करने के अंदर उसका प्रोसेस कुछ इस तरह का है और आपने रॉ मटेरियल से उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर दी। अभी वो फिनिश्ड गुड्स नहीं बनी, अभी वो इन प्रोसेस है, वर्किंग प्रोसेस में है, अभी उसके ऊपर काम जारी है फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए और आपका अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया है। अब ये वो इन्वेंट्री है जो ना तो फिनिश गुड्स की फॉर्म में है आपके पास और ये ना ही आपके पास रॉ मटेरियल की फॉर्म में है। तो ऐसा स्टॉक जो बेसिकली कुछ कन्वर्ट हो चुका हो लेकिन फुली कन्वर्ट ना हुआ हो, मतलब फिनिश गुड्स की शेप में अभी तक ना आया, उसे कहा जाता है वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस आपका स्टॉक है, क्योंकि ना तो अब ये रॉ मटेरियल में आ रहा है ना फिनिश गुड्स में आ रहा है, तो फिर ये वर्क इन प्रोसेस है। तो ये भी आप लोगों का स्टॉक है। आपको ये चीज भी नोट करनी पड़ती है कि कितना ऐसा स्टॉक अवेलेबल है जो मेरे पास इन प्रोसेस है। फिर आपने ड्यूरिंग द ईयर प्रोडक्शन की, क्या सारी की सारी प्रोडक्शन आपने सेल कर दी? नहीं, अभी कुछ फाइनल प्रोडक्ट्स आपके वेयर हाउस में रखी होंगी जो अभी तक अनसोल्ड कंडीशन में होंगी, तो वो अनसोल्ड फाइनल प्रोडक्ट्स वो भी आपका स्टॉक है। तो एक मैन्युफैक्चरर के लिए 3 किस्म के स्टॉक्स मौजूद होते रहते हैं और ये तीनों आपने अपने पास करंट एसेट में जाके रिकॉर्ड करने हैं: रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश्ड गुड्स। गॉट इट? एंड फिनिश्ड गुड्स, ये 3 किस्म के स्टॉक्स मौजूद हैं। अब अगर आप लोग देखें, जब आप लोग एक ट्रेडर के लिए फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडर के लिए इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो आप लोग किस तरह से बनाया करते हैं? आप उसकी सेल्स लिखते हैं और यहाँ पे सेल्स में कौन सी सेल्स हमारे पास आ जाती है बेसिकली?
जब सिर्फ सेल्स का वर्ड लिखा हो तो यहाँ पर मुराद होता है नेट सेल्स, यहाँ पे मुराद होता है हमेशा नेट। अब नेट सेल्स में क्या चीजें शामिल है, हमारी ग्रॉस सेल्स, हमारी सेल्स रिटर्न और डिस्काउंट अलाउड, वो ये तीनों चीजें मिलकर हमारी नेट सेल्स बनाती हैं। अब भाई अगर सिर्फ सेल्स लिखा हुआ है तो हमेशा इससे मुराद नेट सेल्स, ग्रॉस सेल्स नहीं है आप लोग। अच्छा, उसके बाद लिखा जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हम लोग इसमें से लेस किया करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब यहां पर अगर देखें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग कैसे फाइंड करते थे, ओपनिंग स्टॉक, शाबाश, इसमें ऐड करते थे परचेजेस। अब अगर मैं इसमें परचेजेस लिख रहा हूं तो इससे मुराद नेट परचेजेस, और नेट परचेजेस में कौन कौन सी चीजें शामिल है, हमारे ग्रॉस परचेजेस, लेस परचेजेस रिटर्न, लेस डिस्काउंट रिसीव्ड, एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेजेस, जैसा कि कैरेज इनवर्ड, वेजेस, ये चीजें इसमें शामिल है। क्लियर। और इसमें से हम लोग लेस कर दिया करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, और हमारे पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एम आई राइट? ये उस सूरत में है जब आप ट्रेडर हैं, जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन जब आप गुड्स खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्या आप उन गुड्स की परचेजेस करोगे? आप तो रॉ मटेरियल की परचेजेस करोगे, और यहाँ पर रॉ मटेरियल की परचेजेस शामिल नहीं है। यहाँ पर बेटा ओपनिंग स्टॉक से मुराद फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक है, और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक से मुराद भी फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक है। तो फिनिश्ड गुड्स क्या आप परचेज करोगे? आप बनाओगे तो उसके बनाने की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, वो यहां पे आ जाती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, क्या हम लोगों ने इस साल जितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, मैन्युफैक्चर किए, उनकी कॉस्ट कितनी आई? क्लियर। वो यहां पर आ जाएंगे हमारे पास, और हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को फाइंड कर, इतना सा फर्क कि परचेजेस की जगह पे क्या चला जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, फिर एक्सपेंसेस लेस हो जाते हैं, वो बिल्कुल वैसे ही जैसे ट्रेडिंग के लिए क्या करते थे। अब बात ये आती है कि अगर यार परचेजेस होती है ना, तो परचेजेस के लिए तो मुझे पता था कि भाई मैंने अपनी लिस्ट प्राइस लेनी है, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है, जितने भी मेरे नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हैं वो मैंने ऐड कर देने हैं, जो रिफंडेबल टैक्सेस हैं वो मैंने एक्सक्लूड कर लेने हैं, ये इग्नोर कर लेने हैं, इनमें ऐड करना है मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह, कैरेज इनवर्ड वगैरह मैंने ऐड कर देनी है, तो मेरे पास परचेजेस की अमाउंट आ जानी है। एम आई राइट? इन बातों का मुझे पता है। अब बात ये आती है कि यार कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में कौन कौन सी चीजें जानी है। अगर मैं आपको बताऊं, यार रॉ मटेरियल यूज करोगे, रॉ मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी। हम लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर कितना रॉ मटेरियल यूज, उसकी कॉस्ट आ जाएगी। तो देखो रॉ मटेरियल यूज, इसका पता हमें कैसे करें? रॉ मटेरियल यूज, इसका पता हमें कैसे चलेगा? देखो मैं सबसे पहले देखूंगा कि क्या मेरे पास कोई ओपनिंग रॉ मटेरियल है, क्या मेरे पास कोई, क्योंकि वो भी तो फिर इस साल यूज होगा, तो इस साल की गुड्स मैन्युफैक्चर का पार्ट बनना चाहिए। क्या ख्याल है? फिर मैं देखूंगा कि क्या इस साल मैंने किसी किस्म का कोई रॉ मटेरियल परचेज किया। मैं जरा इसको इन शॉर्ट लिख रहा हूं, आप ये चीजें इधर समझ लें, ये स्टेटमेंट बनी बनाई है पड़ी, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मैं देखूंगा कि यार मैंने कोई रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया, भाई वो भी तो मैंने यूज करना होगा, तो ये मेरे पास आ जाना है। सपोज यहाँ पे ये वैल्यूज, जब न्यूमेरिकली हम लोगों ने कोई वैल्यू लिखनी हो तो हम लोग ऐसे ही सपोज कर लेते हैं। अच्छा, ये मेरे पास आ जाएगा रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज,
ओपनिंग प्लस परचेज, ये मेरे पास है रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। इट डज नॉट मीन दैट मैंने सारे का सारा यूज किया है, मैं इसमें से लेस कर दूंगा जो मेरे पास क्लोजिंग रॉ मटेरियल पड़ा होगा, क्योंकि अब मैंने वो तो नहीं यूज किया ना, वो मैं इसमें से जाके लेस कर, और अब जो मेरे पास वैल्यू आएगी ये आएगी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या यूज। ये वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है जो ड्यूरिंग द ईयर मैंने यूज कर लिया है इन प्रोडक्शन प्रोसेस। गॉट इट? ये सारी की सारी कॉस्ट रॉ मटेरियल की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का पार्ट बनता है। इससे पहले वाली जो स्टेटमेंट थी ना, वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बना हुआ है, ये बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, अब जो स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं ना हम लोग, ये हमारे पास है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। उसमें हम लोग देख रहे हैं कि भाई कौन कौन सी चीजें हैं। तो सबसे पहली चीज रॉ मटेरियल है, और रॉ मटेरियल जितना हम यूज करेंगे हम उतना लेंगे। तभी तक मैंने ये कैलकुलेट किया कि हमने रॉ मटेरियल यूज कितना किया है, और उसका पता कैसे चलेगा? ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस रॉ मटेरियल परचेज लेस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। अब जरूरी नहीं कि आप लोग रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज फाइंड, भाई आप इस स्टेप को ओमिट कर सकते थे, आप सिर्फ लिखते ओपनिंग प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग, तो रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई कि बताने का मकसद क्या था? भाई एमसीक्यूज में कुछ भी पूछ आपसे क्या सकता है, भाई रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज कितना है, क्लोजिंग ना माइनस कर, फिर ओपनिंग प्लस परचेजेस ये अवेलेबल फॉर यूज है। आपसे कहते हैं रॉ मटेरियल यूज्ड कितना है, फिर क्लोजिंग माइनस करो। क्लियर? तो इसीलिए ये बातें बताई जाती। अब सिर्फ रॉ मटेरियल यूज किया होगा क्या? अब जैसे आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए आप बिल्डिंग मटेरियल तो लेकर आते हैं, आप कहते हैं भाई इस बिल्डिंग पे इतना मटेरियल लगा, लेकिन जो आप लोगों ने अपने मजदूरों को मजदूरी दी थी, वेजेस पे की थी, क्या वो नहीं है शामिल? लेबर कॉस्ट भी तो शामिल है ना, क्या होनी चाहिए? इधर भी करो कि इस प्रोडक्शन प्रोसेस में जितनी लेबर हम लोगों ने लगाई, वो लेबर की कॉस्ट भी तो लगी है गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। क्या अगर वो मैन्युफैक्चर ना करता, क्या लेबर को देता पैसे? क्या डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है? तो यहां पर आप लोगों ने आकर डायरेक्ट लेबर इसमें शामिल कर देनी है। पहले रॉ मटेरियल, फिर आप लोग अपने वर्कर्स को जितनी वेजेस पे कर रहे हैं, और यहां पर आपने वो वाले वर्कर्स लिखने हैं जिनको डायरेक्ट वेजेस पे कर रहे हो, डायरेक्ट लेबर जो डायरेक्ट प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट है। ऐसे किसी बंदे को नहीं लेकर आना जिसके बगैर भी प्रोडक्शन हो सकती थी। क्लियर? मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ नहीं आएगा इसमें, आपके फैक्ट्री के जो मतलब गार्ड्स वगैरह मौजूद हैं वो प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। जो आपकी फैक्ट्री को रन कर रहे हैं वर्कर्स, सिर्फ वो आएंगे। क्लियर? जो मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं उनकी वेजेस यहां पर लिखना। ये बात क्लियर हो गई? जब आप इन दोनों को ऐड करते हो ना, डायरेक्ट रॉ मटेरियल जो उसमें यूज हुआ और डायरेक्ट लेबर, तो इसे कहा जाता है प्राइम कॉस्ट। इसे क्या कहा जाता है? तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि प्राइम कॉस्ट क्या है। तो इन शॉर्ट, द सम ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज कॉल्ड प्राइम। और उन डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या शामिल है? डायरेक्ट रॉ मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। और तीसरा वो डायरेक्ट एक्सपेंस भी कहता है, लेकिन वो बहुत कम होते हैं, होते ही नहीं है डायरेक्ट एक्सपेंस, तो इस वजह से हम यहाँ पे लिखते भी नहीं है। The sum of direct costs is called prime cost। और इस डायरेक्ट कॉस्ट में शामिल है रॉ मटेरियल, डायरेक्ट रॉ मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर
प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, तो डायरेक्ट एक्सपेंस ना होने के बराबर नहीं होते अक्सर, तो बेसिकली डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। अब बेटा जैसे ही आप प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट कर लें, ये होते हैं हमारे सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेकिन इस प्रोडक्शन के ऊपर कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी यूज हो रहे होते हैं। जैसा कि भाई जो मशीनरी वर्कर्स हैं उनको तो मैंने डायरेक्ट लेबर कह दिया, लेकिन बहुत से ऐसे वर्कर्स होते हैं जिनके बगैर मशीनरी वर्कर भी काम नहीं कर पाते। सुपरवाइजर, फैक्ट्री का वॉचमैन, जैसे हमारे पास स्वीपर्स वगैरह फैक्ट्री की सफाई वगैरह करने के लिए। देखो अगर सपोज कि वहां पे स्मेल होती हो, वर्कर्स काम करेगा, तो उसकी वर्किंग कंडीशन को ठीक रखने के लिए रेगुलर बेसिस पे उसकी क्लीनिंग होती है। तो वो हमारे पास वर्कर्स हैं जो डायरेक्ट प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। ये एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे भाई अकाउंटिंग पढ़ाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और अगर हम लोग क्लास में एंटर हों और यहाँ पे ये साफ सुथरा ना हो, बेंचेस सही से ना लगे हों, एसी सही से काम ना कर रहा हो, प्रोजेक्टर ना चल रहा हो, क्या मैं पढ़ा पाऊंगा? तो प्रोडक्शन वर्कर्स भी उसी टाइम काम कर पाते हैं जब उनको वो सारी चीजें मुयस्सर हों। जैसे अब मशीनरी में कोई खराबी पैदा हो गई, हमारे पास इलेक्ट्रीशियन मौजूद होगा, लेकिन इलेक्ट्रीशियन डायरेक्ट आके प्रोडक्शन नहीं कर रहा, लेकिन अगर वो मशीन नहीं ठीक करेगा क्या हम प्रोडक्शन कर पाएंगे? तो बेटा बहुत से इनडायरेक्ट लेबर भी शामिल होती है। डायरेक्ट लेबर होगी तो प्राइम कॉस्ट का पार्ट, और जो बाकी हमारे पास फैक्ट्री के जितनी भी लेबर मौजूद होगी, फैक्ट्री की, हमारे हेड ऑफिस की नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर वर्कर अभी भी नहीं आएगी। फैक्ट्री में मौजूद ऐसे लोग जो नॉन प्रोडक्शन एक्टिविटीज का पार्ट हैं, वो हमारी इनडायरेक्ट लेबर बन जाती है। वो इनडायरेक्ट लेबर यहां पर आएगी, इनडायरेक्ट लेबर। क्लियर? अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल ऊपर चला गया, लेकिन कुछ ना कुछ हमारे पास इनडायरेक्ट मटेरियल भी होता है। क्वेश्चन में आपको बता देगा इनडायरेक्ट मटेरियल आपने वो यहां पर लेकर, डायरेक्ट मटेरियल है तो वो ऊपर उधर चला जाएगा, लेकिन प्राइम कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। लेकिन कभी कभी ना कोई इनडायरेक्ट मटेरियल भी हम लोग यूज कर रहे होते हैं, कोई कंज्यूमेबल्स वगैरह चीजें इस तरह की, तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल का पार्ट बनती हैं, तो वो इधर आती रहती हैं। इसी तरह से बाकी सारे फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, इवन के फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आउट नहीं करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर का पार्ट बनते हैं। देखो आप लोग प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिशिएट करते थे, जब तक आपने ये नहीं पढ़ा था तब तक आप उसे एक्सपेंस आउट करते थे। लेकिन अब देखिए आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट वैसे ही करेंगे जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन सिर्फ फर्क क्या आएगा कि प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को चार्ज वो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को लेकर आए। तो यहां पर फैक्ट्री की अगर कोई डेप्रिसिएशन है तो वो यहां पे आ जाएगी। अब कंपनी के पास व्हीकल्स मौजूद हैं, कुछ व्हीकल्स हैं जो उनके टॉप मैनेजमेंट के लिए यूज हो रही हैं, वो भी कंपनी के एसेट्स हैं, और उन्होंने यहां पर इनको तो उन व्हीकल्स की डेप्रिसिएशन चार्ज होती है जो टॉप मैनेजमेंट यूज कर रही है। साथ में कुछ व्हीकल्स ऐसे भी हैं जो गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज हो रही हैं, उनके ऊपर भी तो डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। लेकिन ऐसी कोई व्हीकल जो फैक्ट्री पर्पस मौजूद है, उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन होगी ना, वो आप इधर चार्ज करोगे, और बाकी तमाम व्हीकल्स आप लोगों ने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में उनकी डेप्रिसिएशन को जाके चार्ज करना है। तो अगर फैक्ट्री रेलिवेंट कोई व्हीकल मौजूद है तो फिर आपने उसकी डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस आउट नहीं करना, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का पार्ट बनाना है उसको। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? अच्छा बेटा, ये जितने भी हम लोग यहाँ पे एक्सपेंसेस लिख रहे होते हैं ना, मतलब मैं यहाँ पे अगर आके लिख दूं ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री रेलिवेंट सारे के सारे एक्सपेंस, फैक्ट्री की बिजली,
इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री में यूटिलिटी बिल्स चले मैं कंसीडर कर लेता हूँ, उसमें पानी, बिजली, गैस सब कुछ शामिल है, वो इधर आएंगे एक्सपेंसेस, वो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट नहीं बनेंगे। फैक्ट्री की बिल्डिंग रेंट पर है, उसका किराया वो इधर आएगा। क्लियर? फैक्ट्री की बिल्डिंग आपकी अपनी है, उसकी डेप्रिसिएशन यहाँ पर आएगी। तो जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो आपने इधर लिखने हैं, और इन तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग कहते रहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, और ओवरहेड्स का मतलब होता है एक्सपेंसेस। इन्हें फैक्ट्री ओवरहेड कहा जाता है, इन्हें मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कहा जाता है। फैक्ट्री ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ओवरहेड मींस एक्सपेंसेस। आपने ये सारे एक्सपेंसेस प्राइम कॉस्ट का पार्ट बना देने हैं, और इनका सम आपके पास आ जाता है फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड से मुराद सिर्फ फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, जबकि फैक्ट्री कॉस्ट से मुराद प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, राइट? प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब ये है वो टोटल कॉस्ट जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में यूज हो गई। लेकिन मुझे बताएं, क्या आपने सारी की सारी प्रोडक्शन कर ली थी? नहीं, कुछ वर्क इन प्रोसेस में भी है, कुछ ओपनिंग भी तो वर्क इन प्रोसेस होगा। आपने उसके ऊपर कुछ एक्सपेंस पिछले साल किया, कुछ एक्सपेंस इस साल भी करेंगे, तब जाके वो कंप्लीट होगी। तो भाई आपने इस फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर ऐड कर लेना है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ऐड करना है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। क्लियर? और ये आपके पास वैल्यू आ जाती है कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर। मतलब अभी सारी की सारी मैन्युफैक्चर नहीं थी, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ये वो है हमारे पास। जहां से ये एक्सपेंस आपके पास आ गया, इसमें से आपने लेस करना है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, ये आपने लेस करना है। और यहाँ पर जो आपके पास कॉस्ट आएगी ये कहलाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, कॉस्ट ऑफ गुड्स। और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स यहां से कन्वर्ट हो जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। क्लियर? तो मैंने आपको सिर्फ इसकी कैलकुलेशन के लिए ये सारी वर्किंग करके दिखाई, इस तरह से याद किया। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर में ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स ऐड हो जाती हैं, क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स लेस हो जाती हैं, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास आ जाती है। क्या आप बच्चों को ये बात क्लियर हो चुकी है? बेटा ये तमाम स्टेटमेंट्स आपकी बुक में मेंशन है, और इसके लिए आप लोग अपने इस चैप्टर नंबर 8 इसका बिल्कुल लास्ट पेज जब जाकर देखेंगे ना, ये तो यहाँ पर ये मौजूद है फॉर्मेट स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो वहां पर आपको पता चल रहा है कि आपके पास नेट सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक, इसने परचेजेस भी लिख दिया, फिनिश्ड गुड अगर कोई है तो, नहीं है तो मतलब नहीं लिखेंगे हम लोग। फिर कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और इसका पता कहाँ से चल रहा है? नीचे यहाँ पर। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाती है हमारे पास, इसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाते हैं। जब नेट सेल से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करें तो ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करें तो नेट प्रॉफिट। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड अकाउंट किस तरह से बनता है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। देखें, उसने पहले लिख दिया परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें इंक्लूडिंग कैरेज इनवर्ड, मतलब रॉ मटेरियल से रेलेवेंट जितने एक्सपेंसेस है वो भी इसमें शामिल कर लेना परचेजेस में। तो नेट ऑफ रिटर्न,
और अगर कोई रॉ मटेरियल वापस कर रहे हो तो वो इसमें से लेस कर देना, तो वो अमाउंट आपके पास आ जाएगी। इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपने ऐड किया, आपको कॉस्ट ऑफ गुड ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर कंजम्पशन, इसमें से क्लोजिंग को लेस किया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर मतलब वेजेस एक्सपेंस, और ऐड करेंगे अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर कोई है तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। प्राइम कॉस्ट में ऐड किए जाते हैं फैक्ट्री प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। उनमें क्या शामिल है? इनडायरेक्ट वेजेस मतलब इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल है, डेप्रिसिएशन है, इंश्योरेंस है, फ्यूल एंड पावर, और बाकी सारे प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। इन तमाम एक्सपेंसेस को इनको हम लोग कहते हैं एफओएच, फैक्ट्री ओवरहेड। इसमें प्राइम कॉस्ट ऐड करें तो आपके पास आ जाती है फैक्ट्री कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट। इसमें आप लोगों ने ओपनिंग स्टॉक और वर्क इन प्रोसेस ऐड किया। अगर कोई परचेज कर रहे हो वर्क इन प्रोसेस जो कि नहीं होता, वो भी इसमें ऐड कर लेना, और ये आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। इसमें से जब आप लोग लेस करते हो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस तो आपके पास वैल्यू आ जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। आई होप कि ये स्टेटमेंट आप सब बच्चों को समझ आ चुकी है, और अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ आ चुकी है ना तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। यही आपका पूरा चैप्टर। अब हम लोगों ने इसके लिए कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करनी है जो आप लोगों की होम असाइनमेंट्स हैं, और आपने जो एग्जाम्पल सॉल्व करके आनी है वो है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 4 आप लोगों ने सॉल्व करनी है, और ये आपकी बुक में चैप्टर नंबर 8 में एग्जाम पेज नंबर 296 पर मौजूद है। एग्जाम्पल नंबर 4 एंड एग्जाम्पल नंबर 5 ये आप लोगों की होम असाइनमेंट है, और ये इनमें कोई ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है, सिर्फ फॉर्मेट आपके माइंड में होना चाहिए और आपने फॉर्मेट में जस्ट वैल्यूज को पुट करते जाना है और आपके पास आंसर आ जाए। मतलब सिर्फ आपने सबसे पहले फॉर्मेट ओपन करना है, फॉर्मेट अपने पास एक मरतबा देखने के बाद एक मरतबा सबसे पहले आपने फॉर्मेट लिख लेना है, फिर इन वैल्यूज को उठा के उसी फॉर्मेट के सामने पुट करते जाना है, और एट द एंड आपके पास आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? वैसे जो चीजें ना हो हमारे पास हम फॉर्मेट का हिस्सा नहीं बनाते, तो ये आपको पढ़ने से पता चल जाएगा कि फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए उसने कौन कौन से एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, तो उसके मुताबिक हम लोग अकाउंट पार कर लेते हैं। ये बात याद रखिएगा कि सपोज हमारा ऑफिस और हमारी फैक्ट्री एक ही जगह पर है, एक ही बिल्डिंग है, और उसका टोटल रेंट जाता है, रेंट जाए या उसको हम लोग डेप्रिशिएट करें, एक एक्सपेंस तो है ना। सपोज हम कह रहे हैं कि भाई इसका रेंट जाता है 10,000 रुपए, तो वो 10,000 रुपए फैक्ट्री को चार्ज करें या ऑफिस को चार्ज करें? बेटा वो प्रोपोर्शनेट होते हैं कि कितना एरिया फैक्ट्री के पास है और कितना एरिया ऑफिस के। हमने कहा कि 80% एरिया के ऊपर फैक्ट्री है, 20% पे हमारा ऑफिस है, तो वो जो एक्सपेंस आया चाहे वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है, या हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, वो डिवाइड हो जाते हैं। तो उसका 80% फैक्ट्री ओवरहेड और 20% हमारे एक्सपेंसेस का पार्ट बना करता है। अगर ऐसी कोई बात आ जाए तो आपने उसको भी अकाउंट फॉर कर लेना है। तो एग्जांपल नंबर 4, 5 एंड एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर जब 4, 5 कर लेंगे ये बहुत सिंपल सी है, आपको एफर्ट्स करनी पड़ेंगे एग्जांपल नंबर 6 के ऊपर, लेकिन आपने एक मरतबा इस पे कोशिश जरूर करनी है, गलत हो जाए कोई मसला नहीं, लेकिन आपने अपनी तरफ से इसको सॉल्व करने की कोशिश जरूर करनी। कल हम लोग इनकी मजीद डिस्कशन करेंगे, इससे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।